हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन रीट लेवल में आज अपना लास्ट वीडियो होगा और जो स्टूडेंट जेट की तैयारी कर रहे हैं उनको मैं IUPAC नामकरण पूरा करवाऊंगा। आगे जब एल्केन एल्कीन और एल्काइन शुरू करवाऊंगा, केमिस्ट्री सेकंड जब शुरू करूंगा तो उसमें फिर IUPAC नामकरण मैं कंप्लीट करवाऊंगा। अभी जो स्टूडेंट रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज ये लास्ट वीडियो होगा हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। क्योंकि रीट में हाइड्रोकार्बन का सिर्फ सामान्य परिचय पूछा हुआ है। रीट का अगर आप सिलेबस देखें तो उसमें हाइड्रोकार्बन का सामान्य परिचय पूछा हुआ है, ज़्यादा डिटेल नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट जेट की ICAR की तैयारी कर रहे हैं उसमें फिर हमारे को डिटेल चाहिए, तो वो केमिस्ट्री सेकंड जब हम स्टार्ट करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी कल कुछ नाम दिए थे मैंने आपको, जिसमें एक नाम था टू मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल, 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोप में कार्बन 3, स्टेप बाय स्टेप ही चलना है अपने को। प्रोप में 3 कार्बन, ओइक अम्ल बनाना है तो COOH, और 2 नंबर पे मैथ लगाना है, मैथ यानी 1 कार्बन। उसके बाद आप लोग अपने बंद पूरे कर देंगे इसके, तो CH3 CH CH3। तो फिर कंबाइन करना चाहते हो तो C 4 हैं, H 3 3 6, एक 7 और एक 8 हो गए, और O 2 हो गए। C 4 H 8 O 2। इसमें मूलानुपाती सूत्र भी बन सकता है। मूलानुपाती सूत्र सरल अनुपात लिया हुआ होता है, तो हो सकता है अगला दे दे 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र है, तो फिर हम इसका 4 8 2 का सरल अनुपात निकाल देंगे, 2 4 1 आ जाएगा। C2H4O इसका मूलानुपाती सूत्र बन जाएगा। वो पूछने वाले पर डिपेंड करता है कि अगला क्या पूछ रहा है। दूसरा एक नाम आपको दिया हुआ था 2 मैथिल प्रोपेन 1 ओल। टू मैथिल प्रोपेन 1 ओल, तो प्रोप में कार्बन कितने 3, 1 ओल, ओल यानी OH, 1 नंबर पे OH और 2 नंबर पे मैथ, तो 1 2 2 नंबर पे मैथ। उसके बाद इसके बॉन्ड पूरे कर देने, तो CH3 CH CH2 CH3, फिर उसी तरह कंबाइन कर लेने। C कितने हो गए 4, H गिनेंगे तो 3 3 6, एक 7, एक 7 और 2 9, 9 और एक 10, और O 1, C4H10O फार्मूला बन जाएगा इसका। उसके बाद चलें तो एक नाम आपको दिया हुआ था ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल, तो ब्यूट में कार्बन कितने 4, आवाज आ रही है एल की, एल यानी एल्डिहाइड, एल एल्डिहाइड हो गया। और फिर बॉन्ड पूरे कर देने हैं, CH3 CH2 CH2, फिर कंबाइन कर लेना है फार्मूले को, तो ये ब्यूटेनेल बन जाएगा। फिर एक दिया हुआ था आपको मैथेनोल, मैथेनोल, तो मैथ में कार्बन कितने 1, ओल की आवाज़ आ रही है तो OH। उसके बाद इसके बॉन्ड पूरे कर दें तो यहाँ 3 H आ जाएंगे, CH3OH फार्मूला बन जाएगा इसका। फिर एक दिया हुआ था मैथेनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल, तो मैथ में कार्बन कितने 1,
ओई कमल आ रहा है आवाज़, तो इसी कार्बन को ही आपने ओई कमल बना देना है, COOH। अब बॉन्ड पूरे करने हैं तो यहाँ H लग जाएगा, तो फार्मूला बन गया HCOOH। सामान्य नाम है इसका फार्मिक अम्ल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाल चिंटी से प्राप्त होता है। लाल चिंटी को लैटिन भाषा में फार्मिका कहा जाता है। तो फार्मिका से जो अम्ल बना है वो फार्मिक अम्ल है। तो फार्मिक अम्ल ध्यान रखना, मेथेनोइक अम्ल लाल चिंटी से प्राप्त होता है, फार्मिका से प्राप्त होता है, तो फार्मिक अम्ल कहलाता है। फिर एक आपको दिया था 2 मेथिल पेंटेन 3 ओन, 2 मेथिल पेंटेन 3 ओन। तो पेंट में कार्बन 5, एन यानी सिंगल बॉन्ड, 3 नंबर पे कीटोन और 2 नंबर पे मैथ। अब उसके बाद बॉन्ड पूरे कर देंगे तो CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो ये फार्मूला बन जाएगा। उसके बाद कंबाइन कर लेंगे। अब बात करनी है हमने क्रियात्मक समूहों की। सारे क्रियात्मक समूह हमने तैयार करने हैं। वैसे तो आपको बता रहा हूँ, रीट लेवल में इतना ही पूछा जा सकता है आपसे, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अल्कोहल, क्योंकि 10th में यही 4 हैं। इससे आगे बहुत कम संभावना है। फिर भी अपने रिस्क पे बात नहीं रखेंगे, हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे। जो क्रियात्मक समूह आते हैं उनको याद रखने का तरीका बता देता हूँ। डबल ए, 2 ए रखे, फिर बी छोड़ दिया, 2 सी, पहले डबल ए डबल सी, वापिस डबल ए, फिर ई। ये क्रियात्मक समूह, डबल ए डबल सी डबल ए ई। ए फॉर एसिड, एसिड यानी अम्ल, जिसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्रुप तैयार करने हैं बस अपने को। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है COOH, और एक अम्ल और होता है सल्फोनिक अम्ल SO3H। सल्फोनिक अम्ल होता है SO3H। तो 2 अम्ल होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, एक सल्फोनिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, COOH। सल्फोनिक अम्ल होता है SO3H। तो ये 2 अम्ल है। फिर ए आता है एसिड डेरिवेटिव, यानी अम्ल व्युत्पन्न के लिए, एसिड डेरिवेटिव, अम्ल व्युत्पन्न। अब अम्ल व्युत्पन्न 4 होते हैं। जो कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न है वो 4 व्युत्पन्न है। अम्ल एस्टर, अम्ल हैलाइड, अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड और अम्ल एमाइड, अम्ल एमाइड। तो ये 4 व्युत्पन्न है, अम्ल एस्टर, अम्ल हैलाइड, अम्ल एनहाइड्राइड और अम्ल एमाइड। अम्ल एस्टर क्या होता है? ये जो H है कार्बोक्सिलिक समूह में H, इसको हटा के हम R लगा देते हैं, एल्किल लगा देते हैं, तो ये अम्ल एस्टर बन जाता है COOR। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का H है उसको हटाकर एल्किल समूह लगा दिया जाता है, तो अम्ल एस्टर बन जाता है COOR। ये अम्ल एस्टर है COOR। अब अम्ल हैलाइड क्या है? इस OH को हटाकर हेलोजन लगा दिया जाता है, COX। अगर वो हेलोजन Cl है तो अम्ल क्लोराइड बन जाता है, अगर वह हेलोजन Br है तो अम्ल ब्रोमाइड बन जाता है। तो इसी तरह हेलोजन की जैसी प्रकृति होगी वैसा ही नाम हो जाएगा, अम्ल क्लोराइड, अम्ल ब्रोमाइड, अम्ल आयोडाइड। लेकिन मेन अपने अम्ल क्लोराइड ही पढ़ते हैं, इसमें COCl होता है, वो COCl। तो OH हटा के X लगा दिया। अब बात करें एनहाइड्राइड की। एनहाइड्राइड में जो क्रियात्मक समूह होता है COOCO। कैसे बना ये समूह, उसको समझें कि ये समूह बना कैसे। एनहाइड्राइड शब्द जो है, एनहाइड्राइड जो वर्ड है हमारे पास, यहाँ क्लियर कर देता हूँ आपको। एनहाइड्राइड की उत्पत्ति हुई है एनहाइड्रस से। एनहाइड्रस,
एनहाइड्राइड की उत्पत्ति हुई है किससे? एनहाइड्रस से। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस से लिया हुआ है एनहाइड्राइड। और एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, निर्जल यानी बिना जल का, यानी जिसमें से जल निकाल दिया जाए वो एनहाइड्रस बन जाता है। और एनहाइड्रस से ही जो टर्म ली गई है वो है एनहाइड्राइड। तो यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों में से अगर मैं जल निकाल दूं तो एनहाइड्राइड बन जाएगा, क्योंकि एनहाइड्राइड की उत्पत्ति एनहाइड्रस से हुई है। और एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल, यानी जल की कमी, बिना जल का, निर्जल। तो एनहाइड्रस से बना है एनहाइड्राइड। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या था? COOH। अब इसमें से जल निकल नहीं सकता तो एक और कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखें, COOH। अब इसमें से जल निकाल लें तो OH, ये जल निकल गया HOH। अब जो बचा वो एनहाइड्राइड बन गया। तो एनहाइड्राइड CO, उसके बाद O, फिर CO, तो ये बन गया एनहाइड्राइड, COO, क्योंकि एनहाइड्राइड की उत्पत्ति हुई है एनहाइड्रस से। और एनहाइड्रस का मतलब होता है निर्जल यानी बिना जल का। तो एनहाइड्राइड आराम से याद रह जाएगा, COO। उसके बाद चले अमल एमाइड। तो अमल एमाइड में जो OH होता है उसको हटाकर एमीन समूह लगा दिया जाता है, तो CONH2, ये होता है अमल एमाइड। CONH2 ये अमल एमाइड है। तो फिर देख ले, पहला ए एसिड के लिए एसिड 2 हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। फिर अगला ए एसिड डेरिवेटिव यानी अमल व्युत्पन्न के लिए। अमल व्युत्पन्न 4 प्रकार के होते हैं, अमल एस्टर, अमल हैलाइड, अमल एनहाइड्राइड, अमल एमाइड। फिर सी आता है साइनाइड का। साइनाइड होता है CN और आइसोसाइनाइड होता है NC। तो एक साइनाइड है और एक आइसोसाइनाइड है। फिर सी आता है कार्बोनिल के लिए। कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल होता है एल्डिहाइड और कीटोन, CHO और CO। कार्बोनिल समूह 2 प्रकार के होते हैं, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर ए आता है अल्कोहल के लिए। अल्कोहल को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, OH। फिर ए आता है एमीन के लिए। ए एमीन के लिए आता है। तो एमीन जो होता है वो अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न एमीन कहलाते हैं। अब अमोनिया का सूत्र क्या है? NH3। ये अमोनिया का सूत्र है NH3। अब इसके H हटा के एल्किल समूह लगाने, तो कितने H हैं इसमें? 3। तो इसमें तीनों H हटाकर एल्किल समूह लगाने हैं हमारे को। तो एमीन अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न है, तो अमोनिया में जो H लगे हैं, 3 H लगे हैं, उन तीनों को हटाकर हमने एल्किल समूह लगाना है। तो पहले एक H हटाएंगे और एल्किल लगाएंगे, तो RNH2 बन गया। RNH2 ये बन गया प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन में NH2 समूह होता है, ये प्राथमिक एमीन बन गया। प्राथमिक एमीन में जो समूह है वो NH2 है। फिर हमने एक H और हटाया, कितने H थे? 3। पहले एक H हटाकर एक एल्किल लगाया, तो H 2 रह गए यहाँ और एल्किल लग गया। अब 2 H हटा देने हैं। जब 2 H हटा देने हैं तो सिर्फ NH बच जाएगा। 3 H थे, 2 हटा दिए और उसकी जगह 2 एल्किल लगा दिए, RNHR, ये बन गया द्वितीयक एमीन। अब हमने तीसरा H भी हटा देना है और तीनों H की जगह एल्किल लगा देने हैं, तो ये बन जाएगा तृतीयक एमीन। इस प्रकार एमीन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन जो है वो अमोनिया का मोनो एल्किल व्युत्पन्न है, यानी अमोनिया में एक H हटा के एक एल्किल लगाया है। द्वितीयक एमीन अमोनिया का डाई एल्किल व्युत्पन्न है और तृतीयक एमीन अमोनिया का ट्राई एल्किल व्युत्पन्न है। तो ये एमीन है। उसके बाद ई आता है ईथर के लिए। ईथर के लिए, ईथर क्या होता है? जो अल्कोहल है उसका H हटा के R लगा होता है, OR। ईथर होता है OR। अल्कोहल का H हटाकर R लगा होता है ईथर, तो ईथर होता है OR। सामान्य सूत्र बनता है ROR। ईथर का सामान्य सूत्र ROR।
ये ईथर का सामान्य सूत्र है ROR। तो ईथर अल्कोहल से H हटाकर R लगाया है तो ये ईथर बन गया। तो ये हमारे पास क्रियात्मक समूह है। ए एसिड डेरिवेटिव, फिर C साइनाइड आइसोसाइनाइड, फिर C कार्बोनिल, फिर A फॉर अल्कोहल, फिर A फॉर एमीन, फिर E फॉर ईथर। तो AA, CC, इस सीक्वेंस में याद करें। AA, पहला A एसिड को, फिर A एसिड डेरिवेटिव को, फिर C साइनाइड आइसोसाइनाइड को, फिर C कार्बोनिल को, फिर A अल्कोहल को, फिर A एमीन को और फिर E ईथर को बताता है। तो बड़े आराम से आपको क्रियात्मक समूह लर्न हो जाएंगे। तो ये हमारा हाइड्रोकार्बन था। रीट लेवल के अकॉर्डिंग जेट की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको मैं ये टॉपिक भेजूंगा, पर उनको आगे इसकी डिटेल हम एल्कीन और एल्काइन चैप्टर जब करेंगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर जब करेंगे, तो उसमें एक टॉपिक IUPAC नामकरण मैं आपको करवाऊंगा। तो वहाँ इन सारों को वापस अपने उठाएंगे, तो उसमें देखेंगे वो रीट लेवल के लिए इतना ही। थैंक यू।